नमस्कार दोस्तों। 23 जुलाई 2023 को इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने एक बयान दिया। दिस इज अ टाइम ऑफ इमरजेंसी, यह आपातकाल की स्थिति है। उनके देश पर ना तो किसी मुल्क ने हमला किया था और ना ही उनके देश ने किसी और मुल्क पर हमला किया था। पर क्या है ये आपातकाल की वजह? ये बेंजामिन नेतन्याहू के एक बिल के कारण हो रहा है। क्या है ये बिल, क्या है पूरी वजह? आइए पूरा मामला जानते हैं तफ्तीश से। मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं किस्से कहानी। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के एक फैसले से पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है। उनके मित्र देश भी उनके खिलाफ हैं। दरअसल बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक बिल पास करना चाहते हैं संसद से। क्या है ये बिल जिसे नेतन्याहू लागू करने के इतने इच्छुक हैं कि उन्हें अपने देश में संभावित सिविल वॉर का डर नहीं है, उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड अमेरिका से रिश्ते टूटने का डर नहीं है। पहले आप इजराइल की न्यायपालिका को समझिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च न्यायालय है, ठीक हमारे देश की तरह। इसे हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 15 जज होते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जुडिशियल सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 70 साल होती है। ये तो हो गई न्यायपालिका की थोड़ी सी जानकारी। अब जानते हैं इजराइल की गवर्नमेंट और न्यायपालिका के बीच में क्या तनाव है। पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई विवादित और कट्टर बिलों को रद्द कर दिया। कट्टर बिलों से हमारा मतलब है कुछ बिल ऐसे होते हैं जो रूलिंग पार्टी की मानसिकता से सीधा प्रभावित होते हैं, समाज के एक बड़े हिस्से को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब इंडिया में सीए और एनआरसी बिल आया था तो हमारे देश में कितना विवाद हुआ था। 24 जुलाई को इजराइल की संसद नेसेट में रीजनेबल स्टैंडर्ड क्लॉज पर वोटिंग होने वाली थी। ये बिल है क्या रीजनेबल स्टैंडर्ड क्लॉज? ये सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि संसद से कोई भी बिल जो पास होकर आया उसे सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर सकता है, ये बोलकर कि ये अनरीजनेबल है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट से यह अधिकार छिन जाएगा। इसलिए देश भर में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसलिए नेतन्याहू का कहना है पावर का बैलेंस बिगड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट सरकार और संसद से ज्यादा ताकतवर बनती जा रही है। अब आप देखिए, किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों का स्वतंत्र रूप से काम करना बहुत जरूरी है। ये तीनों एक दूसरे को बेकाबू होने से रोकती हैं। इन तीनों के बीच में चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम होता है। लेकिन नेतन्याहू की गठबंधन की सरकार का कहना है सुप्रीम कोर्ट अपनी हदों से बाहर जा चुकी है, इसलिए उसकी ताकत में कटौती करने की जरूरत है। सरकार क्या कर रही थी आप सीधी से समझिए। नवंबर 2019 में नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। जून 2021 में 12 साल पीएम रहने के बाद नेतन्याहू की छुट्टी हुई। दक्षिणपंथी नेता नफ्ताली बेनेट देश के नए पीएम बने। नवंबर 2022 इजराइल में आम चुनाव हुए और एक बार फिर से नेतन्याहू जीत गए, लेकिन उन्हें बहुमत हासिल नहीं हुई। दिसंबर 2022 बहुमत साबित करने से कुछ घंटे पहले नेतन्याहू ने बहुमत जुटा ली और इसमें कई कट्टरपंथी पार्टियां शामिल हुई और बनी देश की अब तक की सबसे कट्टरपंथी सरकार। और नेतन्याहू ने छठी बार पीएम की शपथ ली। जनवरी 2023 4 जनवरी को कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की पावर कम करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इसे ऐसे पेश किया गया कि न्यायपालिका में सुधार की जरूरत है। इसमें 3 मुख्य पॉइंट है। पहला कि अगर सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को रद्द करती है तो संसद के पास ये हक होगा कि बहुत साधारण सी बहुमत के साथ उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे। दूसरा, जुडिशियल पैनल के सदस्यों को चुनने की जिम्मेदारी अब सरकार के पास होगी, यानी सरकार अब अपने फायदे के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जजों को बैठा सकती है। तीसरा, मंत्रियों को अपने कानूनी सलाहकारों की बात माननी पड़ती है, पर यह कानून पास होने के बाद उन्हें यह बात नहीं माननी पड़ेगी। जैसे ही ये बात बाहर आई, इसका विरोध शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस प्लान से देश का न्यायतंत्र बिखर जाएगा। 14 जनवरी को हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर धरना देना शुरू किया। नेतन्याहू ने कहा यह अपोजिशन की चाल है, अपोजिशन उनकी जीत से नाखुश है। आगे चलकर प्रोटेस्ट बढ़ा हुआ। नेतन्याहू को वोट देने वाले भी इसमें शामिल हुए। 2 जनवरी को अटॉर्नी जनरल ने सरकार को चिट्ठी लिखकर पीछे हटने की सलाह दी। 5 जनवरी को प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग बोले कि प्रोटेस्ट को थोड़े समय के लिए रोक दीजिए, हमें बातचीत करने का मौका दीजिए। जस्टिस मिनिस्टर ने कहा हम 1 मिनट की भी मोहलत नहीं देंगे। इसी बीच लोगों की नाराजगी और बढ़ती गई और प्रोटेस्टरों की संख्या भी बढ़ती गई। 5 मार्च को एयरफोर्स के ऑफिसरों ने, जो कि रिजर्व फोर्स के ऑफिसर थे, उन्होंने ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया
19 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोन आता है नेतन्याहू को। इस बात पर नेतन्याहू ने कहा उनकी सरकार बिल में ढील देगी। 27 मार्च को नेतन्याहू ने न्यायपालिका सुधार कार्यक्रम को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया। वो बोले, मैं सिविल वॉर को टालने के लिए बातचीत का रास्ता अपना रहा हूं, कम से कम अप्रैल तक संसद में वोटिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मामला ठंडे बस्ते में गया, नेतन्याहू ने इसकी प्रोसेस शुरू कर दी और 24 जुलाई को वोटिंग की तारीख भी आ गई। घंटों तक चली बहस, अपोजिशन पार्टियों के साथ मीटिंग के बाद नेतन्याहू बहुत खुश नजर आ रहे थे क्योंकि बिल पास हो गया था। इफ द गवर्नमेंट विल गोज रॉन्ग वे, द मोसाद विल कम आउट ऑफ द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। ये बयान है मोसाद के चीफ डेविड बर्निया का। पहली बार मोसाद ने सरकार के खिलाफ खुली चेतावनी दी। विरोधी बोले, लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन है। 25 जुलाई को अखबारों ने अपना पहला पेज काला रखा और लिखा, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। देश की 150 सबसे बड़ी कंपनियां हड़ताल पर हैं। सरकार का कहना है विरोधी ताकतें हैं जो देश का माहौल खराब कर रही हैं। ये देशद्रोही आवाजें हैं। ये लाइनें शायद आपने पहले भी कहीं जरूर सुनी होंगी। बिल के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसलों को चुनौती नहीं दे सकती है। बिल अभी पास हुआ है, अब ये प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाएगा। प्रेसिडेंट को कानूनन इस पे साइन करना पड़ेगा और उनके साइन करने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इजराइल बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रद्द कर देती है तब क्या सिचुएशन होगी देश में, सरकार क्या कदम उठाएगी, इन हालातों में देखने वाली बात यह है क्योंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट सीधा आमने सामने होंगे। सीधी सी बात यह है, किसी भी देश में स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए तीनों इकाइयों का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। ये एक दूसरे को बैलेंस में रख सकते हैं। लेकिन हम सब ने देखा है और इतिहास गवाह है, जब भी किसी सरकार ने अपनी मनमानी करनी शुरू की तो वह उस देश की बर्बादी की शुरुआत होती है। बर्बादी से मेरा मतलब है लोगों के बेसिक राइट्स तक छिन जाते हैं, आवाज उठाना जुर्म हो जाता है। इसलिए जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आम जनता की बनती है। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके चुने हुए राजनेता कहीं उनका हक छीनने के पक्ष में तो वोट नहीं कर रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो अपनी आवाज उठाइए और इसका विरोध करिए। आज विदा लेता हूं मैं इसी कहानी के साथ। धन्यवाद।